माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। गुरु गोविंद सिंह की जय। आज श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जयंती है, 20 जनवरी। आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं। आइए अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। हमारे यहाँ एक पंक्ति गाई जाती है जब भी हम स्वास्थ्य क्लास को समझते हैं तो, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन अपना सभ्य समाज बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। इसकी एक पंक्ति आती है कि मन ही शत्रु मित्र ही मन है, इस पर आधारित जीवन है, भव बंधन मन का विकार है, मुक्ति इसी का संस्कार है। मन ही सच्चा आसन प्रभु का, मन मन जो कहते हैं ना, मन ही सच्चा आसन प्रभु का, इसको स्वच्छ बनाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, इस धरती पर लाएंगे, इस धरती पर लाएंगे। बहनों, स्वास्थ्य कक्षा को आइए व्यवहारिक हम शुरू करते हैं। और एक घटना याद आती है। स्वास्थ्य को समझने के लिए हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि जीवन में परहेज जीवन रखे सहेज। जैसे कि एक सेठ जी थे, पुरानी घटना है, और वो खांसी से बहुत परेशान थे। वो खांसी से निजात पाना चाहते थे और वो वैद्य तलाश लिए, वैद्य के पास गए। वैद्य के पास गए तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी, मुझे बहुत बहुत दिनों से खांसी आ रही है, पुरानी हो चुकी है, कृपया आप मुझे दवाई दे दें। वैद्य जी ने कहा कि दवाई तो नहीं है, आप परहेज करिए। तो सेठ जी कहते हैं कि परहेज मैं नहीं कर सकता, आप जितनी दवा जितनी देंगे मैं खा सकता हूँ आसानी से। वैद्य जी बोले, फिर जाइए, आप परहेज भी मत करिए और दवा भी मत खाइए, क्योंकि खांसी से 3 लाभ होने वाले हैं, आपको फ्री में 3 लाभ होंगे। बोले, वो कैसे वैद्य जी? तो बोले, पहला, जब आप खांसते रहेंगे, रात भर खांसेंगे, तो आपके यहाँ चोर नहीं आएंगे, मतलब चोर घुसेंगे नहीं। और खांसते खांसते आपके शरीर एकदम जीर्ण हो जाएंगे, तो आपको लाठी का सहारा लेना पड़ेगा, तो आपको स्वान महाराज भी काटेगा नहीं, मतलब कुत्ता आपको नहीं काट पाएंगे। तीसरा, असमय आप बुढ़ापा हो जाएगा, तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर वैद्य जी ने कहा कि फिर देख लीजिए क्या लेना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, हमारी जो माताएं हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि जब भी हम परहेज की बात करते हैं तो हमारी माताएं बहनें बोलती हैं कि कितना भी आप दवाई दे दो दीदी, हम खा लेंगे, है ना, डॉक्टर साहब आप कितनी भी दवाई दे दें हम खा लेंगे, लेकिन हम परहेज नहीं कर सकते। तो परहेज नहीं कर सकते तो फिर देखिए, जो भाई बहन या हमारी बहनें यदि परहेज नहीं करेंगी तो फिर वो बीमारी के चपेट में आएंगी। आइए इन बातों को, व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक सूत्रों को, जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसे उपायों को हम जो है पीपीटी के माध्यम से समझना चाहते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखेगा और इधर से स्क्रीन में आपको देखा जाएगा और आप समझने का प्रयास करेंगे कि स्वास्थ्य के उस महत्वपूर्ण सूत्रों को जिन्हें हम आपके लिए लेकर के आए हैं, इन्हें आप स्लाइड के माध्यम से देख के चलेंगे। स्वस्थ जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। आप सभी जानते हैं कि यदि मान लो ये हमारा भारत जो देश है वो कम से कम 65% आबादी युवाओं की है। हमारी युवा भाई बहन और हमारी बहनें इस क्लास के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो जीवन में यदि हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम किसी भी काम को नहीं कर सकते, चाहे हम गृहिणी हों, कुशल गृहिणी हों, चाहे हम कामकाजी महिलाएं हों, किशोरावस्था में हो, युवावस्था में हो, हर जगह हमारा स्वास्थ्य जो है अनिवार्य आवश्यकता है जीवन जीने के लिए। आइए आगे समझने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र। वही बात है कि युवा यदि स्वस्थ होगा, हमारी युवती, हमारी युवा बहनें अगर स्वस्थ रहेंगी तो हमारा राष्ट्र जो है सबल होगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो राष्ट्र को सबल बनाने के लिए हमें और आपको चाहिए कि हम सभी शरीर और मन से, तन से और मन से
फिट रहें, स्वस्थ रहें। मानव शरीर की महत्ता पर आइए प्रकाश डालते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा परम धर्म है बहनों। बहनों को हम देखते हैं कि घर में सुबह से लेकर के रात तक काम करने वाली कौन है? हमारी सेवा करने वाली बहनें। बहनें और बहनें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर ही धर्म है श्रेष्ठ साधन का। मतलब शरीर हमारा साधन है, इससे हम नेकों नेक काम कर सकते हैं, ले सकते हैं। कब लेंगे? जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मानव शरीर एक अद्भुत आश्चर्यजनक यंत्र है। वाकई में यंत्र है। कैसे यंत्र है भाई? एक मशीन है ये। एक नजर मानव शरीर पर डाले, देखिए आप, हमारे 7 चक्र दिख रहे हैं। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस अगर नहीं होगा तो हम जीवन में रोगी हो जाएंगे। हमारे इन 7 चक्रों के इन बैलेंस से ही हम जो हैं, हम रोगों के और बीमारियों के क्षण में चले जाते हैं। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए, ये हमारा मानव शरीर जो पंच तत्व से बना हुआ है। 7 चक्रों का जागरण इसमें होता है। 7 चक्रों का बैलेंस होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं बहनों। फिर हम ये देखते हैं कि ये कौन से कारण है जिससे हम बीमार पड़ते हैं। तो वो है प्रकृति के नियम विरुद्ध आहार विहार दिनचर्या के कारण। प्रकृति के विरुद्ध असमय सोना, असमय जागना, रात रात भर जगते रहना, टीवी देखना, मैगजीन पढ़ना, इसमें हम समय को गुजारते रहते हैं। तो ध्यान रखने की बात है कि हमारी दिनचर्या जो है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। बीमारी क्या है? तो बीमारी का परिभाषा आप देख रहे हैं बहनों कि प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना ही बीमारी है। प्रकृति के विरुद्ध विकृति है। रोग क्यों होता है? विजातीय पदार्थों का भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न में मात्राओं में एकत्रित होना ही रोग है। जैसे कि विजातीय कण होते हैं ना हमारे अंदर, जो है वात है, पित्त है, कफ की मात्रा बढ़ जाती है, फलस्वरूप हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीमार पड़ने के कोई एक कारण है क्या? ना, बीमार पड़ने के विविध कारण है। स्वस्थ रहने के प्राथमिक व अनिवार्य सूत्र। तो आइए, वो विविध कारण कौन से हैं जिनसे हम बीमार पड़ते हैं, और साथ ही साथ हम किन चीजों से हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये पैरेलल चलेगा। अंतर स्पष्ट करते करते हम चलेंगे कि हम बीमार कैसे पड़ रहे हैं और हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। तो विविध कारण और अनिवार्य सूत्र, प्राथमिक अनिवार्य सूत्र, ये साथ साथ चलेंगे। जैसे कि कारण क्या है? आहार विहार दिनचर्या का विकृत होना। आहार विहार, कैसे रहना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, हमारी दिनचर्या, कितने बजे हम सो करके उठते हैं, लेकर के हम कितने बजे सोते हैं। अगर हम रात्रि में देर से सोते हैं और सुबह सूर्योदय पश्चात उठते हैं, तो ये हमारा दिनचर्या विकृत हो गया है ना। हमारा विहार, आहार विहार, खाने की पद्धतियां, फास्ट फूड व्यंजन, भोजन हम जो खाते हैं, चाहे नाश्ते के रूप में हो या भोज्य पदार्थ के रूप में हो, इनसे हम बीमार पड़ रहे हैं। साग भाजियों का उपयोग करना चाहिए, हम मांस मदिरा में लगे हुए हैं, नशा करते हैं। निवारण क्या है? खान पान का परिष्कार, हरी साग भाजियां, सलाद, फल, दूध प्रचुर मात्रा में ले, हम शाकाहारी बने। इस प्रकार से हमारी जो दिनचर्या है वो व्यवस्थित होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। पानी, अब इसमें से आप देख लेंगे कि हमने कहा कि ऐसे अनेकों कारण हैं बहनों जिनसे हम बीमार पड़ते हैं। तो वो सूत्र क्या है? पानी पीने के महत्वपूर्ण नियम, इनको हमें जानना चाहिए। वाटर थेरेपी, कैसे हम पानी पिए। अब आप बोलेंगे पानी पीना भी सीखना पड़ेगा। जी हाँ, पानी पीना सीखना पड़ेगा। पानी बैठकर चूस चूस कर पी जाती है और मुंह लगा करके पानी पीना चाहिए। आप देख रहे हैं भाई साहब खड़े होकर के पानी पी रहे हैं, ये पद्धति गलत है ना। और बहन जी बैठ करके पानी पी रही हैं, तो बैठे बैठे आराम से चूस चूस करके, और जिस पात्र में हम पानी पी रहे हैं, जैसे गिलास है, तो उसको हम मुंह में लगा करके पिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खड़े होकर पानी नहीं पीना है। उषापान, उषापान मैं जानना चाहूंगी, आप सभी बहनें इनसे परिचित होंगी जरूर ही। जी हाँ, उषापान कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? तो रात्रि में ताजा जल तांबे के पात्र में रखा हुआ होता है, उसको सुबेरे उठ करके बासी मुंह में, बासी मुंह का मतलब होता है कि बिना मुंह कुल्ला किए, है ना। दातुन मंजन तो आप छोड़िए, बिना मुंह कुल्ला किए तांबे के पात्र का जो पानी है उसको आप गिलास के सहारे से घूट घूट करके, चबा चबा करके, चूस चूस करके हमको पीना है।
और लगभग पानी पीने से लगभग सारी बीमारियां का बचाव हो जाता है। पेट और आंत को साफ करता है। किडनी, मूत्राशय संबंधी, ये जो मूत्राशय संबंधी जो बीमारियां हैं बहनों में अधिक पाई जाती है। तो बहनों से निवेदन है कि इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। सेकंड, उषापान वजन कम करता है, मतलब जो मोटापा है, हाई चर्बी, उसको वो घटाता है। इस प्रकार से उषापान के लाभ है। उषापान को बहनों डायरेक्ट जो है तांबा के पात्र में मुंह लगा के नहीं पीना चाहिए। उखड़ू बैठते हैं, पंजे के सहारे उखड़ू बैठते हैं और चूस चूस करके आप 1.5 गिलास 2 गिलास सुबह पानी पीजिए। आप पलंग में सोफा में बैठ के बिल्कुल मत पीजिए, जमीन पर बैठिए और घुट घुट करके आराम से आप उसको पीजिए। अभी ठंडी का दिन है, आप गर्म पीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, हल्का गुनगुना, है ना। तो गर्म पानी पीने से जो है मल जो निष्कासित होता है, तांबे का गुण हमें मिलता है। आइए, इस प्रकार से हम ऊषा पान के लाभ को जानते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, घर में सारे गृहिणियों का एक निजी कर्तव्य बनता है कि बच्चों के सहित वो सभी को ये ऊषा पान करना सिखाएं। जी, आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि एक और अनिवार्य सूत्र है, फिर है पानी पीने के नियम में से गुनगुना पानी पीना। अभी आपको कहा ना गुनगुना पानी। पानी अभी आप देख रहे हैं संकट का समय चल रहा है, कोरोना वायरस कोरोना वायरस चल रहा है ना। और गर्म पानी अपने आप में हजार बीमारी की दवाई है। तो आप बहनों गुनगुना पानी पीजिए। सुबेरे बहनें बोलती हैं कि शौच नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, क्यों? रुकना, इस काम को हम कर लेंगे, पहले पहले रुक जाइए। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, काम को मतलब मल साफ करने में, पेट को साफ करने में हम टालते रहते हैं और काम को प्राथमिकता देते हैं। इससे मूत्र संबंधी बीमारियां और हाथों की बीमारियां हो जाती है। तो हमें गर्म पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए। ये वायरस को खत्म भी करता है, पेट को साफ भी रखता है। फिर है देखिए फ्रिज का ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। बहुत लोग अभी ठंडे में भी चिल्ड वाटर पीते हैं, है ना, बर्फ मिला पानी पीते हैं ना। फ्रिज का पानी तो पीने योग्य बिल्कुल ही नहीं है। ना अधिक गर्म और ना अधिक ठंडा पानी पिए। उसके पश्चात भोजन व नाश्ता के दरमियान पानी नहीं पीना चाहिए। यदि पानी पीना ही है तो भोजन के आधे घंटे पूरे पानी पी लें और भोजन के 1 घंटे पश्चात पानी पीना है। क्यों? क्योंकि भोजन को सुपाच्य पचाने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में पीनी चाहिए। आधे घंटे पानी आप पी लेंगे और 1 घंटे बाद तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी। यदि आप बीच में पानी पीते हैं तो जठराग्नि जो है मंद अग्नि में परिवर्तित हो जाती है। तो भोजन और नाश्ता करने के समय आपको पानी बार बार नहीं पीना चाहिए, है ना। पीने की जरूरत है तो 1-2 घूंट गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी आप मुंह में घुमाते हुए पी सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है। दिन भर में 12 से 14 गिलास पानी पीना चाहिए। प्रातः नींबू शहद पानी पीना चाहिए। ये हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाता है, एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा। आप लोग देखे होंगे कि आजकल एनर्जी वाटर एक से खाता है। प्रातः नींबू शहद का पानी आप पी लीजिए, पेट एकदम साफ और आप ऊर्जावान रहेंगे, एनर्जेटिक लगेंगे। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। पानी पीने के नियम को आपने जाना। फिर है व्यवस्थित दिनचर्या। हम अपनी दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें? बहनों के पास तो और भी समय नहीं है। क्यों? सुबह जो उठ करके रात्रि तक पूरा काम करते 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 कब रात हो गई, 11 बज गया, भोजन नहीं खा पाए हैं, है ना। बर्तन साफ करते, ये सब छोटे छोटे कामों में हम लगे होते हैं और आप अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रखते हैं। बहनों, यदि हमको आजीवन स्वस्थ रहना है तो हमारा दिनचर्या जो है व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे व्यवस्थित करें? आइए, कुछ फार्मूले हैं, कुछ टिप्स हैं, हम अपनी बहनों को बताना चाहेंगे। देखिए, पहला, प्रातः सूर्योदय पूर्व जागरण कर लेना चाहिए। सूर्योदय के 1 घंटे पहले पहले जागरण कर लेना चाहिए, जिससे कि प्राण वायु, संजीवनी वायु हमें मिले, आजीवन बुढ़ापा नहीं आता और हम चिर यौवन को प्राप्त करते हैं। कहते हैं भगवान की खेती भगवान की दुकान में। इसी समय CO2 ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेवल में रहती है, वातावरण शांत रहता है और मन के विकार सारे नष्ट होते हैं। कहने का मतलब है बहनों, प्रातः सूर्योदय पूर्व जागरण कर लेंगे तो आप सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। आइए, आगे हम चलते हैं। इस प्रकार से हम सभी बहनों से जानना चाहेंगे कि कौन कौन बहन जो है वो सूर्योदय पूर्व जागरण कर लेता है ना। हमारी बहनों के चेहरे में मुस्कुराहट है।
आप देखिए कि अपने आप के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। जो सेवा करता है, उस सेविका बहन को अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए आहार, निद्रा, विश्राम समय पर होना चाहिए। और विडंबना है, ये तीनों चीज़ हमारी बहनों से वंचित हो जाती है। हमारी बहनें वंचित रह जाती हैं इनसे। क्या कहें? ना समय पर भोजन मिलता है और ना नींद और ना विश्राम का समय। सारे दिन हमको काम पर लगा रहते हैं। तो हमें चाहिए कि घर के जितने भी लोग हैं उनको हमें काम को बाँटना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, यदि आप समय पर नाश्ता सुबह का, दोपहर का भोजन, है ना? आप कर लेती हैं, सुपाच्य भोजन कर लेती हैं और जैसे रात्रि होती है 10 बजे आप अपने बिस्तर पे चले गए, 10 बजे से पहले-पहले 10 बजे आपको नींद आ गई, तो आप देखेंगे कि आपको नींद आराम से आ गई, फिर आप चुस्त-फुर्त नज़र आएँगे। और इस प्रकार से आहार, निद्रा और विश्राम का इस जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है। मैंने हमारी रात-रात भर काम करके या समय बच गया तो पतिदेव की का इंतज़ार करते-करते, टीवी देखते-देखते या फिर मैगज़ीन करते-करते, पढ़ते-पढ़ते या फिर मोबाइल को देखते-देखते ऐसे ही उनका जीवन गुज़र बात जाता है। बहनों से निवेदन है कि अपना भोजन और अपनी नींद और अपना विश्राम का समय दोपहर में ज़रूर विश्राम करें। ये निश्चित करें ताकि आप हमेशा चुस्त रहेंगे, बीमार से बचे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, घाटसन स्नान। आप सुबह उठे उसके बाद आप स्नान किए, देखिए आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। आपको मतलब घटसन स्नान, है ना? आपको रगड़ करके नहाना चाहिए, क्योंकि हम केवल श्वास नाक या मुँह से ही नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम जो है प्राणवायु अपने शरीर के प्रत्येक रोम छिद्र से भी लेते हैं। इसलिए कॉस्मेटिक चीज़ों से स्नान न करके हमें घटसन स्नान करना चाहिए। आजकल तौलिया आता है ना? उससे हम घस करके नहाएँ। आगे चलते हैं, भोजन संबंधित नियम है। आपको पानी पीने से संबंधित आपको बताया भोजन संबंधित नियम है। देखिए 3 प्रकार के भूख होते हैं। एक है ऋत भूख, हित भूख और ये मित भूख है ना? भित भूख लिखा है, वो मित भूख है। तो हित भूख का मतलब होता है बहनों, न्याय नीति की कमाई से हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये ध्यान रखनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अनिति का कमाई से जो खाता है या बिना दिए जो खाता है, गीता में लिखा है वो चोर होता है। तो कहने का मतलब है कि नीति से की कमाई से हमें भोजन करना चाहिए। देखना चाहिए कि पति देव या बच्चे घर में जितने भी कमाने वाले हैं, वो नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक कमाई करके धन इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ला रहे नहीं ला रहे हैं। अनीति से कमाई से ये हमें गुजारा नहीं करनी चाहिए। हितभोग जो हितकारी हो, जो स्वास्थ्य के लिए हित हो, उसे करना चाहिए। हमारी बहनें मिर्च मसालेदार भोजन और गरिष्ठ भोजन, 56 भोग खाने की आदी है ना, जो जीभ को पसंद आ जाए वो खाने का मन करता है ना। जो हित के है ना, हरी साग भाजियां, फल है, दूध है, तो जो हितकारी हो, शरीर के लिए सुपाच्य हो, वो हो। मित भूख, भूख से कम, अब ठूस ठूस करके भोजन कर ली, ये नहीं। आज तो सब्जी बहुत अच्छा स्वादिष्ट बना है, आज बहुत सारा खा लिया ठूस ठूस करके, ये ना। तो बहनों, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, है ना? और जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, मित भोग जो हम भूख से कम खाएं, ऐसा हमें अपने जीवन के लिए लेना चाहिए। ये अपने भोजन संबंधी नियम कि नीति पूर्वक कमाई से हमें भोजन करनी चाहिए। हमारी बहनें होम मिनिस्टर है ना? आगे बढ़ते हैं। हमारी बहनें होम मिनिस्टर हैं और घर की चाबी उनके हाथ में होती है। इसलिए ये ध्यान रखें कि घर में कौन-सी कमाई का धन आ रहा है, चाहे वो नीति का है कि ये नीति का है। तो नीति पूर्वक कमाई करके हम खाएँ। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, है ना? जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। आप देखे होंगे परिश्रमी परिश्रमी व्यक्ति जो परिश्रम करता है और भोजन करता है, तो वो उसको जल्दी पच जाता है, उनको रोग नहीं होता। और आप बिना मन को आप निमग्न चिंतन में आप डुबाए रखेंगे, मन को ऐसा नहीं बना पाएँगे जैसा कि आप चाहते हैं मनोभूमि को, तो इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा हम अन्न खाएँगे, श्रेष्ठ कमाई से खाएँगे, जैसा हम जैसे शाकाहारी है, तो हमारा मन जो है वो सात्विक बनेगा। इस प्रकार से जैसा खाए अन्न बहनों वैसा बने मन। आगे बढ़ते हैं, फिर कहें कैसे करें भोजन, है ना? तो भोजन करने का जो नियम होता है वो कड़ी भूख लगे बिना भोजन ना करें, है ना? आधे घंटे पहले कुछ और खा लिया, फिर पकोड़े खा लिए,
फिर चाय बन गया घर में, वो खा लिए, फिर चाय बिस्किट खा ली, ये नहीं। कड़ी भूख जब तक ना लगे तब तक भोजन नहीं करना चाहिए। आराम से प्रसन्नचित होकर अन्न देवता को प्रणाम करके, ईश्वर को धन्यवाद करके, वाकई में कमाते जरूर है लेकिन भोजन जो है नसीब से मिलता है। बहनों, जब भी अन्न देवता हमारे सामने हो तो प्रसन्नचित होकर के उन्हें खाना चाहिए। जिस किसी इष्ट देवता को आप मानते हैं उनका धन्यवाद, उनकी शुक्रिया करनी चाहिए। हमेशा गर्म भोजन करना चाहिए, ठंडा बासी भोजन नहीं। हमारी बहनें क्या करती हैं, बचा खुचा भोजन को खा लेती हैं, एक दिन का दूसरा दिन, रात का सब्जी सुबेरे तक, ठीक है अभी ठंड का समय है, लेकिन बासी भोजन खाने से बचें। और फ्रिज का तो नहीं खाना चाहिए। क्यों? फ्रिज की जो चीजें होती हैं उसमें सीएफसी गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, ये स्लो पॉइजन है। हमारे भोजन में ये मिला हुआ होता है। आपने सप्ताह भर की सब्जी उसमें फ्रिज में ला के रख दिया, है ना, आटा गूंद के रख दिया, सब्जी बना करके दूसरे दिन के लिए रख दिए। अभी तो स्कूल बंद है, जब स्कूल का समय था तो बच्चे बहनें क्या करती हैं, आटा को गूंद देती हैं और वहां पर रख देती हैं, फिर आप सवेरे बनाएंगे बोलते हैं ना। फ्रिज की चीजों में सीएफसी गैस होती है, आप कैसे उसको हटाएंगे, है ना। तो बहनों, ये ध्यान की चीजें हैं। कई बार हम देखते हैं भोजन करते करते लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल को हटाते रहते हैं, न्यूज़पेपर सामने रख देते हैं, ये अन्न देवता का अपमान होता है। पूरे मन से हम भोजन नहीं करते, इसलिए आराम से प्रसन्नचित होकर के चबा चबा करके हमें भोजन करनी चाहिए। तो ये भोजन करने के नियम। हमारी बहनें अपने आप को जांचेंगी, चेक करेंगी कि क्या हम ये चीजें करती हैं ना। फ्रिज का नाम ले लिया तो आपको लगेगा कि अरे भैया फ्रिज का खाने के लिए मना कर रहे हैं, तो देख लीजिए, आप फ्रिज का नहीं खाएंगे, चालू होकर के वो रहेगा। कहते ये हैं जैसे कि फ्रिज का चीज होता है ना, जैसे कि आप उसमें फल रख दिए, सब्जी रख दिए, उसको आधे घंटे गुनगुना पानी में डुबा के रखिए, उसका जो सीएफसी गैस है कहते हैं, वो तैर करके बाहर निकल जाता है। उसके पश्चात फिर उसके आप अच्छे से धो करके रगड़ के फिर काट करके आप उसको उपयोग में ला सकते हैं, ये रियायत है। बाकी आपसे निवेदन है कि फ्रिज की चीजें डायरेक्ट जो आप रखते हैं बिना ढके या बिना पॉलीथीन में, इससे उपयोग करने से आप बचें। आगे चलते हैं। हमारी बहनें एक साथ कई प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये तो दुविधा में है भाई, संकट में। क्यों? बहनों को तो खीर भी पसंद है, उसको तो कढ़ी भी पसंद है, सलाद भी पसंद है, तो हरी साग भाजियां आप खाएं, दाल रोटी सब्जी खाएं। कहते हैं कि जैसे उम्र बढ़ जाता है 40 के बाद, मतलब प्रोटीन युक्त चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे दाल है, बहुत गाढ़ी दाल नहीं खानी चाहिए बोलते हैं, है ना। अब एक साथ आप रख दीजिए भोजन के आ, बहुत बाद में हमें क्या करना चाहिए, छाछ पीना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जब भोजन जब मिलता है तो उसमें हरी साग भाजियां, फल है, रोटी है, कई प्रकार की सब्जियां हैं, खट्टी सब्जियां हैं, इन सब्जियों को हम एक साथ खाने का प्रयास करते हैं ना। क्योंकि खट्टी चीजें जो है वो एक साथ नहीं खाने योग्य होती हैं। उसको आप 2-3 घंटे पश्चात, जैसे छाछ पीना है तो कहते हैं कम से कम 6 से 7 घंटा पश्चात आप छाछ पीजिए। तो अब ये कैसे करें कि हम खट्टी सब्जी ना खाएं। तो ये आप अपने स्वास्थ्य को यदि घाटा में रखना चाहती हैं तो इस प्रकार से आप एक प्रकार की कई चीजों को आप लेकर के फिर अपने आप को आप बीमारी में परोसेंगे। इस प्रकार से एक साथ कई प्रकार के भोजन को नहीं करना चाहिए। खूब चबा चबा कर खाएं। बोलते हैं 32 दांत है तो 32 बार चबाना चाहिए, नहीं। बहनों तो बोलती हैं आधा घंटे तक हम भोजन ही करते रहेंगे तो हमारा घर का काम कौन करेगा। तो फिर बहनों यदि आप चबाएंगे नहीं तो फिर हमारे दांतों का काम आंतों को करना पड़ेगा, आंतों को ना पीसना पड़ेगा, फिर हमारी आंतें कमजोर हो जाएंगी, हर समय बुढ़ापा होगा। फिर आप देख लीजिए, भोजन के दरमियान पानी सिर्फ 2-3 घूंट पिए, इसके बारे में हम पर्याप्त बता चुके हैं। क्योंकि जब भोजन करते रहते हैं ना, भोजन करते रहते हैं तो उस समय हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, हम लोग प्राय छत्तीसगढ़ के लोग इसमें रहते हैं, जुड़े होते हैं, तो क्या करते हैं, एक लोटा पानी देते हैं तो लोटा की पानी को बराबर आप घुटने के ऊपर तक धोइए, वो पीने के लिए नहीं है। अब आप मिर्च वाला मसालेदार आप भोजन बना लिए और करते करते इधर खाते हैं, इधर एक घुट पानी पी रहे हैं, फिर खा रहे हैं, फिर पानी पी रहे हैं। तो बहनों ऐसे में पेट में अपच, गैस, कब्ज, एसिडिटी, तमाम प्रकार की बीमारियां जो पेट संबंधी होती हैं वो आपको फ्री में मिलेगी। तो आप देख लीजिए।
यदि आपको कहीं गला अटक गया, क्या करेंगे? क्या लिखा है देखिए, 2-3 घूँट दाल का पानी पिए। कहने का मतलब गुनगुना गर्म पानी आप पी सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से सात्विक भोजन करिए। अधिक तेल मसालेदार गरिष्ठ भोजन से बचे रहें। आजकल बहनें क्या करती हैं? डीप फ्राई का ज़माना है ना? आप वो परवल आता है, करेला है, भिंडी है, डीप फ्राई। आप उसको काट लेते हैं और डीप फ्राई करते हैं। बोलते हैं बड़ा मज़ा आता है। पहले के लोग भाप में पकाते थे, है ना? और अब क्या होता है, पानी की जगह पर तेल तैरता रहता है। तो ये मसालेदार गरिष्ठ भोजन से बचे रहें, अधिक लज्जादार चीज़ों से आप बचे रहें। आपसे निवेदन है, बहनों को स्वस्थ रहना है, तो अधिक तेल मसालेदार गरिष्ठ भोजन से आपको बचे रहना है। सात्विक सुपाच्य भोजन और तेल की मात्रा कम, पानी की मात्रा अधिक, मतलब उबला हुआ, पका हुआ भोजन हमें करना चाहिए। आगे आप देखेंगे, बहनें कहीं निराश तो नहीं हो रही हैं कि खाने के लिए भी और पीने के लिए भी और एक से एक टिप्स बताए जा रहे हैं, अब हम क्या करें, है ना? तो देखिए इसका विकल्प भी आपको साथ-साथ बताया जा रहा है। भाप में पकाए रेशेदार सब्जी का सेवन करें। कई बार लौकी को, हाँ, कद्दू, कुम्हड़ा, कुम्हड़ा को मैंने देखा है लोग कुम्हड़े की छिलके उतार देते हैं। तो ये भी पाया गया है कि जो रासायनिक खेती द्वारा, है ना, डीएपी, यूरिया, फास्फोरस मिला करके और रसायन मिला करके सब्जी उगा रहे हैं, तो आप उसको रगड़ लीजिए, ऊपर से हल्का छिलका उतारिए। आप पूरी मोटी छिलका को आप उतार लेंगे, आपको फाइबर नहीं मिलेगा। और ये रेशेदार सब्जी यदि हम खाते हैं तो हमारे पेट को अपच की स्थिति से बचती है और हमें ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और प्रोटीन, विटामिन सारी चीज मिलते हैं। छिलके में हर चीज मिलता है हमें। तो भाप में पकाए रेशेदार सब्जी का सेवन करें, है ना? और लौकी, जो कोमल लौकी होती है, जो घर में आप उगाते हैं, उसको आप बिना छिलका उतारे खाएँ। परवल को बिना छिलका उतारे खाएँ, आप उसको अच्छे से रगड़ के धो दें, ठीक है? हरी साग-भाजी, पत्तेदार साग-भाजी का अधिकतम प्रयोग करें। अभी तो पूरा है मूली का भाजी, लाल भाजी देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, है ना? बथुआ भाजी, मुनगा का भाजी, चरोटा भाजी, जो हमारी हर जगह देसी भाजियाँ जो हर प्रांतों में जो उपलब्ध है, हर जिलों में, वो भाजियाँ हम अपने ले सकते हैं। भोजन के 7 घंटे बाद छाछ लें। छाछ मानी खट्टी चीज़ें। यदि छाछ पीना हो तो 6 से 7 घंटे के बाद लेना चाहिए, क्योंकि ये भोजन पचाने के लिए सहायता नहीं करती। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बहनों, इस प्रकार से हम आगे और बढ़े। शाकाहार सर्वश्रेष्ठ आहार। मनुष्य जो है शाकाहारी प्राणी है। उनकी जो आंतें हैं, दांत की बनावटें हैं, है ना, जो छोटे छोटे जो हमारे पार्ट्स हैं जो पेट में, वो सारी चीजें जो है हम मनुष्य की जो है वो शाकाहार ग्रहण करने की है। अब मनुष्य क्या है अगर पूछो बहनों, मनुष्य कैसा है, कैसा प्राणी है? तो अधिकांश लोग बोलते हैं मनुष्य जो है सर्वाहारी प्राणी है ना, शाकाहारी हम हैं। अब तो वैज्ञानिक ये भी सिद्ध कर चुके हैं कि जो हरी साग भाजियां, फल, दूध और शाकाहार को ग्रहण करते हैं वे दीर्घ जीवन को प्राप्त करते हैं। अक्षुण्ण उनका स्वास्थ्य बना होता है और साथ ही वे कभी बीमार नहीं पड़ते। लंबे समय तक उनका जीवन साथ देता है। शाकाहारी भोजन आप देख लीजिए, यदि मतलब आप मांसाहारी हैं तो मांस को पचने में 2 से 3 दिन लगता है बोलते हैं। 48 घंटे से 36 घंटे तक मांस पेट में सड़ता रहता है। तो आप देख लीजिए कि आप शाकाहारी बनना चाहते हैं कि मांसाहारी। कई लोग अंडा को भी शाकाहारी, शाकाहार में गिनती करते हैं ना, अंडा भी जो है मांस में गिनती आता है। तो मांस जो भी चीजें हैं और अंडा जो है वो मांसाहार है। और शाकाहार हरी साग भाजियां, फल फूल आप लीजिए, सुस्त रहिए और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आप लीजिए और सस्ता सुंदर टिकाऊ अपने घर में आप उगाइए भी, खाइए भी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप चयन करेंगे कि हम शाकाहारी बनेंगे कि मांसाहारी। अब देखिए, जैविक कृषि द्वारा उत्पादित एवं रसायन युक्त अन्न व शाक का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब तो जैविक कृषि द्वारा उत्पादित अनाज बहुत सारे भाई बहन, हमारे किसान भाई बहन, एग्रीकल्चर वाले लोग भी सब अपना शिक्षा ग्रहण करके अपने घरों में, अपने खेतों पर अपने खाने के लिए जैविक कृषि द्वारा उत्पादित अनाज उगा रहे हैं। और हमारी बहनों से भी निवेदन है कि आप अपने गमलों में अपनी साग भाजियां, हरी वाटिका आप अपने घर में भी उगा सकते हैं। धनिया है और हरी मिर्च है, अभी मेथी है ना, ये सब छत पर भी आप, जैसे सीमेंट का जो बोरी आता है ना,
सीमेंट का बोरी 1 रुपए 2 रुपए मिलता है, उसमें भी आप प्रचुर मात्रा में मिट्टी भर करके आप आसानी से सेमी और भाटा, टमाटर, मेथी, धनिया, मिर्च ये सारे उगा सकते हैं। कहने का मतलब है कि गमलों में हमारा स्वास्थ्य हो सकता है। आप में से अनेकों बहनें जो हैं यहाँ बैठी हैं, हमारी गृहिणी बहनें हैं, हमारी युवावस्था में जो बहनें बैठी हैं, बहुतों को गमला में फल उगाना, फूल उगाना और कुछ हरी पत्तीदार सब्जियां उगाना आपको पसंद होगा, आप ये कर सकते हैं। कहने का मतलब है ऐसे अन्न हम ग्रहण करें जो जैविक कृषि द्वारा उत्पादित हो, रसायन युक्त जो डीएपी, यूरिया, फास्फोरस, है ना, इसमें जो मिला होता है इससे हमारा शरीर बहुत चौपट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम भी खाते हैं खाद्य पदार्थों को तो रसायन युक्त जो डीएपी, यूरिया का जो मात्रा है उस भोज्य पदार्थ में मिलता है। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जैविक कृषि अपनाइए। हमारे बहुत सारी ग्रामीण अंचलों की बहनें भी जुड़ी होंगी, और नहीं तो अपने लिए पर्याप्त मात्रा में अपने घरों में कुछ सब्जियां आप उगाइए और कुछ तो अपने स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक रहें। आइए आगे बढ़ते हैं बहनों। इस प्रकार से आप अपना स्वास्थ्य जो है कैसे हम रख सकते हैं, स्वास्थ्य को कितना अच्छा बना सकते हैं, आपके हाथ में है। नाश्ता, नाश्ता की बारी आती तो आप देख सकते हैं समय पर हल्का सुपाच्य भोजन हो। आप देख रहे हो फल का उपयोग कर सकते हैं, है ना, ताजे फलों का और दूध का, हल्का सुपाच्य हल्की रोटी खा सकते हैं। और गरिष्ठ चीजों से हमको बचना है। अंकुरित अन्न सबसे बड़ा अन्न है, सबसे बड़ा सुपाच्य है। क्यों? क्योंकि इसमें मूंगफली, है ना, काजू का विकल्प है ये मूंगफली, और एक मुट्ठी चना, थोड़े से मूंग और मूंगफली और थोड़ी सी मेथी, अजवाइन का दाना। टेस्टी बनाना है तो आप टमाटर काट के डाल सकते हैं, हल्का सा सेंधा नमक मिला सकते हैं। इतना सुंदर आपका अंकुरित अन्न बन जाता है जो सुपाच्य होता है। इसमें बहुत सारे आयरन होते हैं। और अगर आपने इसमें गेहूं को भी अंकुरन करके डाल दिया, गेहूं थोड़ा लेट से अंकुरित होता है, आपने डाल दिया तो फिर क्या कहने हैं। बहनों की जो एनेमिक जो रोग है, आगे बात करेंगे, तो ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से बहनों नाश्ता अंकुरित अन्न का सेवन करें, मौसमी फलों का सेवन करें, समय पर करें, हल्का करें और सुपाच्य हो ऐसा करें। एकदम सुबह से हलवा बना लिया, तेल वाला एकदम पोहा बना लिया, है ना भाई, और आपने मतलब पूरी सब्जी खा ली, ऐसा नहीं करना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, दूध संपूर्ण आहार है। दूध धरती माता का अमृत है। माँ के दूध के बाद सर्वश्रेष्ठ गौ दुग्ध ही और कैल्शियम स्रोत है। बहनों, जब आपके यहाँ दूध आती है तो आप उसे चेक करें, भले ही महंगा क्यों ना हो, वो देसी गाय का ही दूध होना चाहिए। अगर आप जर्सी का गाय का अगर लेते हैं तो उसमें वो कैंसर कारक होता है ना। तो कि अगर आपने भैंस का दूध इस्तेमाल किया तो उसमें वात पित्त और कफ को बढ़ाने की उसमें नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो इस प्रकार से आप जो गाय माता का जो दूध है उसको आप लीजिए, ये संपूर्ण आहार है। बहनों को कैल्शियम की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। 30-35 साल के हुए तो हमारे घुटनों में टखनों में दर्द शुरू होता है, कारण कैल्शियम की कमी हो जाती है ना। और चिपचिपा पदार्थ जो घुटनों में होता है वो सारा निकल जाता है। तो बहनों से ये निवेदन है कि कैल्शियम युक्त चीजें जैसे कि दूध कम से कम आधी कप गाय का दूध जरूर आप पीजिए। अपने लिए समय निकालिए, श्रम करिए, पैसे से आप दूध खरीदिए और दूध पीजिए। और बहनों को दूध पीना अति आवश्यक है। देखिए आप, जवारे का रस, जवारे का रस आपने सुना होगा। जब भी हमारे यहाँ नवरात्रि का समय आता है या जवारा बोया जाता है तो हम इसको डेकोरेशन के लिए भी और माता का एक अपना नियम अनुसार हम इसको उगा लेते हैं। ये गेहूं के अंकुरण से होता है। ये जीवन उपयोगी जीवन जवारे का रस है। बहन, इसको कहते हैं ग्रीन ब्लड। अभी हम किशोरावस्था, युवावस्था और जब हम संपूर्ण नारी बनने के क्रम में रहते हैं तो ये जो जवारे का रस है वो शरीर के लिए अधिक लाभप्रद है। ये ग्रीन ब्लड कहलाता है। एक होता है हमारा लाल रक्त और ये ग्रीन ब्लड। क्या करना चाहिए? जवारे को उगा लेना चाहिए। जैसे कि 6 से 7 टुकनियां रखी आप, टुकनी टोकरी, उसमें आप जवारे का रस, जवारे को आप बो दीजिए। गेहूं को अंकुरन करने के बाद काली मिट्टी से बोने के बाद आपको जैसे उगेगा, आप एक रोज रोज काटिए उसको, कैंची से आप ऊपर से टोकनी से आप काट लीजिए। काटने के पश्चात आप मिक्सर में आप घुमाइए, आधे कप जूस निकालिए, रोज पीजिए। आपको इससे आयरन मिलेगा, एनीमिक दूर होंगे। आजकल एक रोग बना है सिकल सेल, सिकलिंग का रोग, है ना, एसएस के रोगी पाए जाते हैं। ये बहुत मात्रा में बहनों को हो रहा है। खून की कमी, खून की अल्पता से पीलिया नामक रोग फैल रहा है। और खून की
कमी हो गई, इम्यूनिटी पावर अगर कम हो गया, तो ये क्या कोरोना कहें, क्या डेंगू कहें, सारे प्लेटलेट को कम कर देते हैं। तो मासिक धर्म जब बहनों की शुरू हो जाती है, इससे पहले किशोरावस्था से हमारी बहनों को ये जवारे का रस निकाल करके हमें पीना चाहिए। पहले दिन पहले टोकरी का काट लिए, दूसरे दिन दूसरे टोकरी का काट लिए। इस प्रकार से सप्ताह में 6 दिन होते हैं, 6 से 7 दिन में आप अलग-अलग टुकड़ियों का ऊपर से जवारे का रस कैंची से आप जवारे को काट लीजिए, मिक्सर में घुमाइए और उसको छान करके आप पीजिए। आप देखिए आपको टॉनिक की ज़रूरत नहीं होगी। गर्भवती यदि महिला ये पीती हैं, तो असमय कभी उनको खून की कमी नहीं होगी। तो हमारा निवेदन है कि जिसे हम कहते हैं ग्रीन ब्लड, जो देसी है, जो हमारे घर में हम उगा सकते हैं, वो छोटी-छोटी बहनों को जैसे 14-15 साल की बहनें हो जाती हैं, उसे ये जवारे का रस ज़रूर देना चाहिए। आप में से बहुत सारी बहनों को बहुत तकलीफें होती होंगी, है ना? मासिक धर्म में अनियमितता होगी, खून की कमी होगी। आगे हम बात करेंगे नारी स्वास्थ्य में, तो जवारे का रस को आपको याद रखिएगा कि आजकल इसका कैप्सूल से मिलता है। कैप्सूल क्यों लें? आप अपने घर में उगा लें और पीजिए। तो ये है जीवन उपयोगी जवारे का रस। ये फल है, सब्जी सस्ता है, सुपाच्य है, देसी है, अपने घर का बना हुआ है, ऐसा मान के चलेंगे। ये जवारे का रस भी और अंकुरित अन्न भी। तो बहनों, ये अपने लिए ग्रीन ब्लड है। शरीर को स्वस्थ एवं सशक्त बनाने के हेतु महत्वपूर्ण आयाम है, और महत्वपूर्ण आयाम है। कैसे सशक्त बनाएं, कैसे हम स्वस्थ रहें, इसके लिए आइए और विशेष टिप्स हैं, इसको हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। योगासन करें। योगासन करते हैं। अब मैं पूछना चाहूंगी, हमारी अभी लगभग 211 बहनें जुड़ी हैं यहाँ पर। आप सभी क्या योग करती हैं? ठीक है, आपका इशारा हमें दिख रहा है, कुछ बहनें हाँ बोल रही हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत। और जो बहनें नहीं करती हैं, वे ध्यान रखेंगे कि योग और आसन एक ऐसा चीज है जिसे हम बिना खाए पिए ही शारीरिक श्रम के द्वारा, कुछ आसनों के द्वारा, कुछ योग के द्वारा हम इसको बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, पर्वतासन और अनेक अनेक प्रकार के आसन हैं। इस आसनों को आपको घर में करने का अभ्यास डालना चाहिए। अब तो बहुत सारी बहनें सुबेरे और शाम वॉकिंग करती हैं, घूमती हैं। तो ये आसन जो होते हैं, विभिन्न जोड़ को खोलते हैं, और आसन से ही हम, शारीरिक व्यायाम से ही हम चुस्त और दुरुस्त होते हैं। हमारे यहाँ प्रज्ञा योग सिखाई जाती है, 16 स्टेप का प्रज्ञा योग। सूर्य नमस्कार, 12 आसनों का समूह। इन आसनों को हमें जीवन में करना चाहिए। देखिए प्रज्ञा योग 1 2 3 करके लेकर के हम 16 आसनों का समूह है, और इधर सूर्य नमस्कार है। सुबह आप उठ जाइए, बाहर नहीं जा सकते, आप अपने छत पर जाइए, आंगन में आसन लगा लीजिए, चटाई कुछ बिछौना बिछा लीजिए, डायरेक्ट जमीन पर मत करिए, और सूर्य नमस्कार प्रज्ञा योग करिए। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम स्वस्थ बने रहेंगे। क्षमा चाहते हैं, लाइट चली गई है। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट होइए। शांता आप अनम्यूट होइए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट होइए पहले। हाँ, दिख रही हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो बहनों ये विविध आसन है। इसी प्रकार से नित्य भोजन के पश्चात आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, जिससे कि हमारा भोजन जो है शीघ्र ही, मतलब कहते हैं कि 15 मिनट भोजन के पश्चात अगर हम वज्रासन में बैठते हैं, तो हमारा खाया हुआ जो भोजन है वो शीघ्र पच जाता है। डिस्कनेक्ट हो गई क्या? आइए, नित्य भोजन के पश्चात वज्रासन में बैठे। देख रही हैं बहनें कि वज्रासन में कैसे बैठते हैं, दोनों घुटनों के बल बैठ गए, और पीछे जो है वो पंजा को मोड़ लिए। तो ऐसे ही आप भोजन के पश्चात आप कुछ भी छोटे मोटे काम आप करना चाहेंगे, तो आप वज्रासन में बैठे बैठे करें। प्राणायाम, नित्य प्रति प्राणायाम करनी चाहिए।
प्राणायाम विविध प्राणायाम है ना। ओमकार का प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है। इन प्राणायाम का मतलब ये होता है कि प्राणों का आयाम करने के लिए आसन भी करें और प्राणायाम भी करें। आप देख रहे हैं कपालभाति, बाबा रामदेव जी बैठे हैं उस आसन में। कपालभाति ये जो है पेट के सारे रोगों को दूर करता है। इस प्रकार से बहनें जो हैं कर सकती हैं। भ्रामरी प्राणायाम देख लीजिए आप, कान को इस प्रकार से आप बंद कर देते हैं, उंगलियों को आंख में करके आप भ्रामरी प्राणायाम का आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक नासिका के छिद्र से आप श्वास लेते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ आप छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है कि आसन प्राणायाम अपने जीवन में स्वस्थ रखने के लिए अति आवश्यक है। और प्राणाकर्षण प्राणायाम, प्राण को आकर्षण करने के लिए। तो इस प्रकार से विविध प्राणायाम जो है ये भी आपको क्यों बताया जा रहा है कि केवल अच्छी अच्छी चीजें खाने से ही नहीं, अच्छी अच्छी चीजों को केवल करने से ही नहीं, आपको आसन प्राणायाम और भोज्य पदार्थ आहार विहार सारी चीजों को हमें अपने जीवन में महत्व देना चाहिए। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास आप करेंगे। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें ध्यान करनी चाहिए। नित्य प्रति कम से कम हमें आधे घंटे का ध्यान, मतलब जितनी आयु है उतने मिनट का हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं 30 वर्ष की हूँ तो कम से कम मुझे 30 मिनट का ध्यान करना चाहिए। क्या होगा इससे कि ध्यान से हमारा शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों बनता है। हम जीवन में बहुत सारे चीजों को ग्रहण करते रहते हैं और झंझटों में पड़े होते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो विचारों से करते हैं और विचारों को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। तो शरीर हम खा करके शरीर को फिट बना लिए, लेकिन मन को फिट बनाने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए। क्रोध, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, असमय, कुछ भी उत्तेजना आ जाना, ये सारी चीजें जो है ध्यान से कंट्रोल होती है। बहनों से निवेदन है कि सुबह शाम कोई भी एक समय आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं बहनों। इस प्रकार से ध्यान से शारीरिक लाभ भी होते हैं। आप देखेंगे कि शरीर में हर समय कोई पीड़ा हो गई, कोई तकलीफें हो गई, आप ध्यान में जब बैठते हैं तो हमारे सारे शरीर जो है केंद्रित हो जाते हैं और जो है शरीर और मन से ये चीजें निकल जाती है। उसके बाद है इंद्रिय संयम। इंद्रिय का संयम, कई प्रकार के इंद्रिय होते हैं। अब हमारा इंद्रिय संयम नहीं है, जीभ की नोक से हम जो है अपना कब्र खोदते हैं। कैसे? अधिक लज्जतदार मसालेदार हम भोजन कर रहे हैं तो ये छोटी सी जीभ जो है 50 ग्राम का 100 ग्राम का जीभ बोलते हैं और 100 किलो के शरीर को अस्पताल में ले जाकर के पटक देता है ना। तो क्या करें? ध्यान करें कि हम अपने इंद्रियों का संयम करें। उत्तम स्वास्थ्य का आधार है इंद्रिय संयम। अपने मन को सत्साहित्य में लगाए रखें, ध्यान भी करें, प्राणायाम करें, शारीरिक श्रम करें, इनसे जीना चुराएं, तो उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। उसके बाद आप देखे होंगे मुद्रा। मुद्रा आप देखे होंगे कि हर चीजों के लिए हम एलोपैथिक दवाई न लें। क्या करें? होम्योपैथिक दवाई लें, आयुर्वेदिक का सहारा लें। और कुछ मुद्राएं होती है, जैसे हमारी उंगलियों में सब प्रकार की है, चाबी है, उससे हम खुद मुद्रा लगा लगा करके हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। एक मिनट। कम रोशनी है। इसमें चालू करेंगे अपने। रामेश्वरी दीदी दिख रही हूँ मैं? हाँ, अचानक लाइट गोल हो गई, क्षमा चाहते हैं। तो विभिन्न मुद्राओं के साथ हम उपचार कर सकते हैं। थेरेपी है एक प्रकार से विभिन्न मुद्राओं से। रात्रि में जैसे कि ये देखिए आप मुद्रा लगा लिए है ना, ज्ञान मुद्रा ऐसे लगा लेते हैं, जैसे कि अंगूठे
और तर्जनी के पोर को ऐसे मिला दिए और मिला करके आप बैठेंगे तो हमें इससे ज्ञान मिलता है। ध्यान मुद्रा होती है एक, बाएं हाथ के से दाहिने हाथ की उंगलियों को फंसा लिए, फंसा करके आप ऐसे गोदी में रख लिए, तो इससे हमारा ध्यान जल्दी एकाग्र होता है। तो इस प्रकार से बहनों कि ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, हर एक प्रकार की मुद्राएं होती है। इससे हम अपनी रोग को दूर कर सकते हैं, हम अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है रात्रि में पैर के तलवों की मालिश अवश्य करनी चाहिए, जिससे कि हमें आसानी से नींद आ जाए, इससे हमारा शरीर अच्छा रहता है, मन संबंधी सारी चीजें हमें मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमें मुद्रा उपचार भी सीखनी चाहिए। यज्ञोपैथी, आपने अभी विभिन्न प्रकार के यज्ञ जानते होंगे। जब से कोरोना आया है, कोरोना का वायरस, तब से हम अपने घर में कुछ धुआं करते हैं और कुछ होम कर देते हैं। तो इस प्रकार से बहनों, यदि हम अपने घर में घी से हवन करते हैं, यज्ञोपैथी मतलब पैथी एक चिकित्सा है ना, यज्ञोपैथी, यज्ञ करके और हम हवन करके अपने जीवन को वायरस से मुक्त कर सकते हैं। नित्य प्रति हमारी बहनों को भी यज्ञ करनी चाहिए। अभी परिवार निर्माण की कोई कक्षाएं होंगी तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे हम सूक्ष्म यज्ञ करते हैं, है ना। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। देखिए आप यहाँ यज्ञ हो रहा है छोटे से होमदान में, या फिर सूक्ष्म यज्ञ कर सकते हैं, बलि वैश्य यज्ञ कर सकते हैं। अपने अपने रसोई में हम भोजन जो बनाते हैं उनसे हम यज्ञ द्वारा हम उसको अभिभूत कर सकते हैं। उसके बाद मंत्र चिकित्सा मतलब रोग को दूर करने के उपाय बताए जा रहे हैं ना। मुद्रा चिकित्सा है, आसन है, प्राणायाम है, मंत्र चिकित्सा है। तो मंत्र चिकित्सा में महामृत्युंजय मंत्र का जप या आप जिस किसी भी इष्ट को मानते हैं उन मंत्रों का जप हमारी भावनाओं को बहुत शुद्ध करता है। गायत्री महामंत्र तो मंत्रों का राजा है ना। 24 अक्षरों से बना हुआ यह मंत्र, भावना मंत्र, स्वप्रेरणा से सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद आप प्रेरित करिए। इस प्रकार से बहनों, जब हमारा मन चुस्त और दुरुस्त रहता है तो हमें सभी कामों में मन लगता है। आप लोग कहते होंगे कि माला फेरना, पूजा पाठ करना ये बड़ों का काम है, बुजुर्गों का काम है ना। इनसे हमारा मन एकाग्र होता है और मनोवृत्ति हमारी शांत होती है। साथ ही यदि हमने ध्यान कर लिया और किसी मंत्र का उच्चारण जोर जोर से कर लिया, जैसे कि हम करते ना ओम, लंबी गहरी श्वास ले करके यदि आप 12 बार 15 बार या घड़ी देख करके 5 मिनट भी आप करेंगे तो आप देखिएगा आपका मन बहुत शांत होता है, वातावरण शांत लगता है, आप देखिएगा। तो यह प्रतिदिन करने का है बहनों, इसको आप लोग अपने जीवन में जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक चिकित्सा है, मंत्रों के द्वारा अपने आप को उपचारित करना, रोगों से दूर रहना। आइए आगे बढ़ते हैं। किनसे बचे, किनसे जी हाँ, इनसे बचे। मंत्र चिकित्सा किनसे बचे ये आप ध्यान देंगे। अधिक नमक, शक्कर, रिफाइंड तेल। आप क्या करते हैं, हम लोग नमक के बिना तो कुछ खा नहीं सकते, जैसे कि कोई नमक नमकीन चीज हो तो नमक के बिना हम नहीं खा सकते। शक्कर, रिफाइंड तेल, नमक की जगह पर आप सेंधा नमक लीजिए। जितने भी हड्डी के तमाम रोग हैं वो सारे अभी जो वर्तमान में जो नमक खाते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। समझदार लोग क्या करते हैं, सामान्य नमक के जगह पर सेंधा नमक उपयोग करते हैं। शक्कर, ऐसे ही शक्कर है, शक्कर के जगह पर गुड़ का इस्तेमाल करिए, है ना, क्योंकि शक्कर जो है कैल्शियम की खपत को बढ़ाता है। जितने मात्रा में हम शक्कर खाएंगे उतनी मात्रा में हमारी कैल्शियम की खपत होगी। तो ध्यान रखें कि नमक और शक्कर के जगह पर सेंधा और गुड़ का, देसी गुड़ का उपयोग करें। आपने देखा होगा रिफाइंड तेल, आप लोग बाजार में कई प्रकार के तेल आप जानते होंगे, फॉर्च्यून्स है ना, धारा धारा, शुद्ध धारा, 2 फूल, एग मार्क, गोल्ड, इस प्रकार के अनेकों नेक आजकल डिब्बा बंद तेल और पैकेट में बंद तेल आते हैं। उसको हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि जो जितना पतला होगा, पारदर्शी होगा, उतना ही अच्छा होगा। बहनों, हम इसके चक्कर में अपना स्वास्थ्य चौपट कर रहे हैं। पहले के लोग तेल जो खाते थे ना, वो घानी से निकला हुआ खाते थे, घानी पिराकर, मतलब सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, सामान्य तेल खाते थे बिना रिफाइंड वाला। तो इस प्रकार से रिफाइंड तेल जो जितना खाएगा, क्योंकि उसमें रासायनिक क्रिया करके उसको पतला किया जा
जल्दी मैं बोलूँगी। कहाँ से बोल रही थी? डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। कहाँ से बोल रही थी? तेल के बारे में बोल रही थी या ये बाकी है? बहन शायद डिस्कनेक्ट हो गई है।